आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र सबसे पहले बैनुल-अक़वामी सतह का वो मामला जिसने दुनिया को हिलाया था। पिछले दिनों लगभग 11 दिन तक इसराइल फ़लस्तीन के निहत्ते शहरियों को निशाना बनाता गया और इन 11 दिनों के दौरान 250 के करीब से ज़ायद मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। बच्चों को भी भूना गया, गोलियां चलाई गई, गोले गिराए गए और उसके बाद 21 मई को आपको याद होगा कुछ बैनुल-अक़वामी सतह का दबाव और इसराइल ने फ़लस्तीन के बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम तो बंद किया था। फिर बताया गया कि नेतन्याहू ही असल जिम्मेदार है, लेकिन नेतन्याहू के जाने के बाद भी दूसरा जो नया आया वो भी किसी से कम नहीं है और इसराइल के इस नए वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों पर चढ़ दौड़ने का सिलसिला शुरू किया है। पिछले 12 घंटों के दौरान इसराइल के हवाले से खबरें आ रही हैं कि गोलाबारी दोबारा शुरू कर दी है। गज़ा की पट्टी पर गोलाबारी हुई है और गज़ा की पट्टी पर हुई इस गोलाबारी में एक बार फिर इसराइलियों के फ़लस्तीनियों के जानमाल के नुकसान की खबरें आ रही हैं। बहाना इसराइल को चाहिए, गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे और इसराइल का कहना है कि ये बारूदी गुब्बारे थे और इनका तोड़ करने के लिए फ़लस्तीन में हमास के ठिकानों पर हमला किया गया है। इसराइल कहता है कि निशाना हमास को बनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि इसराइल के कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। मासूम इंसानों को, मासूम मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और पिछले 70 सालों से हर बार मुसलमानों को निशाना बनाने का इसराइल का सिलसिला नई हुकूमत के साथ भी जारी है। नई हुकूमत इसराइल में जो है वो लूली लंगड़ी ही सही, लेकिन बैसाखी के सहारे चलने वाली ये सरकार भी मुसलमानों की अब तक दुश्मन ही साबित हो रही है। और ख़बरें हैं कि जहां पिछले 11 दिनों की गोलाबारी में 66 बच्चों को, निहत्ते मासूमों को शहीद किया गया था, वहीं इस बार भी मासूम बच्चे इस गोलाबारी का निशाना बन रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह की ये खबर, गोलीबारी की खबर, और ये गोलीबारी वहाँ पे यकतरफा ही हो सकती है क्योंकि फ़लस्तीनियों के पास न फ़ौज है, न रॉकेट है, न जहाज़ है, न हवाई अड्डा है। निहत्ते फ़लस्तीनी किस तरह से मुकाबला करेंगे? आप बैल मुझे मार वाली कोई बात है नहीं। कुछ दुनिया के मीडिया क्वार्टर्स इसे आप बैल मुझे मार वाली बात बताते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि मुसलमान इसराइल की आंखों का तारा बने हुए हैं, कांटा बने हुए हैं और इसराइल बार बार मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करता ही जा रहा है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते चलें आईटी के मामले में अमेरिकन कंपनी ट्विटर को भी अब सरकार के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। याद बताते चलें आपको कि आईटी कवायद के तहत कंपनी के किरदार के लिए कानूनी अफसरान की तकर्री का फैसला हुआ था। ट्विटर ने उस पर मनफी रोल दिखाया और ट्विटर के इसी मनफी रोल के बाद अब ट्विटर के प्लेटफार्म पर शाया किसी भी मवाद के लिए ट्विटर हुकाम से पूछताछ की जा सकती है और ये पहली ऐसी अमेरिकन कंपनी बनेगी जो इंडियन आईटी एक्ट के दफ़ा 79 के तहत सेल्फ शील्ड को खोज चुकी है। अब ट्विटर से भी पूछताछ होगी। और आपको नाज़रीन बताते चलें, कोविड के दौरान बहुत कुछ झेलना पड़ा। ताजमहल जैसे कुदरती या यूँ कहें शौर्य आफाक जगह को भी नुकसान पहुंचा था, वहां लोग नहीं जा सके थे, ताजमहल बंद हो चुका था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब ताजमहल को खोलने के आज अहकाम जारी किए हैं और ताजमहल की रौनकें दोबारा बहाल हो सकती हैं। वापस कश्मीर का रुख करते हैं और कश्मीर में श्रीनगर का नज़दीकी इलाका नौगाम और रात 11 बजे के करीब नौगाम के करीब कुछ गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। इसके फ़ौरन बाद श्रीनगर में पुलिस तर्जमान ने ट्वीट पर लिखा कि एनकाउंटर शुरू हो चुका है और बाद में सुबह बताया गया कि इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया। कुछ हल्कों के मुताबिक ये मिलिटेंट मुकामी है, कुछ के मुताबिक ये शोपियां का है और आखिरी खबरें मिलने तक इसकी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हो सकी थी कि ये कहाँ का मिलिटेंट है, कौन है, किस तंजीम से वाबस्ता है। ताहम इलाके में रात की इस गोलीबारी के दौरान सूरत हाल कशीदा रही और अफरादी क़ुव्वत फोर्सेस की क़ुव्वत को बढ़ाया भी गया। आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम भी जारी रखी गई। कुछ का कहना है कि ये 2 मिलिटेंट थे जो यहाँ से बागात के इलाके, बागात में से थे और बागात में से चलते हुए अचानक यहाँ
आमना सामना हुआ जिस दौरान ये गोलीबारी हुई। ये इनकाउंटर का मामला, लेकिन इनकाउंटर के साथ साथ आपको बताते चलें कि खेल के मैदान पर भी इनकाउंटर शुरू हो चुका है। कश्मीर में क्रिकेट बार बार सियासत की नज़र हुआ है। कभी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की इजारादारी रही और कभी यहाँ पीडीपी ने भी सर मंडालने की कोशिश भी की और उस सारे के बीच में आमना सामना भी हुआ, स्कैंडल भी हुए, इल्ज़ामात फारूक अब्दुल्ला तक भी लगे, मामला अदालत तक भी पहुँचा। लेकिन आज जो मामला देखने को मिला है उस पर बड़े सवाल उठे हैं। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता के साथ साथ अनिल सेठी, ये दो वो मेंबरान हैं जो बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से नए नामजद किए हैं और इनके साथ मिथुन मन्हास तीसरा नाम है। मिथुन मन्हास तो क्रिकेट से हैं, लेकिन ये बाकी दोनों खेल के मैदान से दूर दूर का वास्ता न रखते हुए सियासत में बड़े नाम हैं। दोनों का ताल्लुक बीजेपी से है और इन दोनों के इस बीसीसीआई के इस नए ओहदे के लिए के हवाले से कश्मीर में कई तरह के सवाल उठे हैं, कई तरह के लोग सवालात उठा रहे हैं और इस सारे के बीच में कुछ ये भी कहते हैं कि खेल के मैदान पर भी सियासत क्यों। सबका क्रिकेटर, सबका रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी और विकेट कीपर सैयद परवेज कैसर ने भी इस मामले पे अपना रद्दमल जाहिर किया। हम थोड़ा सा उनका रद्दमल आपको दिखाते हैं। कश्मीर में लोग गम गुस्सा भी दिखा रहे हैं और कश्मीर में सारे मामलात को लेके बहुत से लोग इसको जम्मू वर्सेस कश्मीर भी कर रहे हैं और ये भी बताया जाता है कि कभी जम्मू वाले इल्ज़ाम लगाया करते थे कि सब कुछ कश्मीरी खा गए, लेकिन तब एक बात ज़रूर हुआ करती थी कि अगर यहाँ कुछ ज़्यादा होता था लेकिन जम्मू को कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता था। लेकिन अब की बार कश्मीर से क्रिकेट के इस नए मार्के में किसी कश्मीरी को ना ऐड करना, उसको किसी भी तौर पे इसमें शामिल न करना, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी मार है। ये कुछ का कहना, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं क्रिकेट के हवाले से इसी मामले पर सबका विकेट कीपर सैयद परवेज कैसर भी अपना रद्दमल जाहिर कर रहे हैं। अफवाह है कि सही है, पता नहीं, अभी कंफर्म पूरा नहीं हुआ क्योंकि मॉडलिटी, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो क्या काम करेंगे, कितनी देर काम करेंगे, उनको क्या क्या काम करना होगा, इसकी डिटेल भी हमारे पास नहीं आई है। मगर लगता है कि उन्होंने एक कमेटी फाइनलाइज की है जिसमें सारे मेंबर जम्मू के हैं, एक ही क्रिकेटर है, एक वकील है, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है। जो उनका कहना यह है कि हमने रिटायर्ड ब्रिगेडियर को और वकील को इसलिए लाया क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो बाकी कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। पहले हमें पुलिस वाला भेजा गया जिसने 2 महीने के बदले 3 साल वहां चिपका रहा, फिर उसको जबरदस्ती निकालना पड़ा कोर्ट ऑर्डर से। अब इनका हमको पता नहीं है कितने साल बैठेंगे, तो आर्मी वाले हैं तो ज्यादा देर बैठेंगे, ये कितनी देर बैठेंगे और हमारा क्या हाल होगा। जहां तक मेरा अपना अंदाजा है, कश्मीर के सारे क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं गंगोली से और बीसीसीआई से कि जो उन्होंने डिसीजन लिया, इस डिसीजन में उन्होंने कश्मीर में कोई आदमी इंक्लूड नहीं किया। इस डिसीजन की कंसल्टेशन में उन्होंने कश्मीर का जेएंडके में जम्मू के आदमियों से कंसल्टेशन की, कश्मीर के किसी से कंसल्टेशन नहीं की। ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ के क्रिकेटर्स, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या जो यूथ है, वो सारा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि बीसीसीआई का एक्शन शायद कश्मीर विंग के हक में नहीं है। एसोसिएशन जेकेसीए का क्या होता है इसमें, वो भी एक बड़ा फार फ्रेस्ट आइडिया है कि जेकेसीए का कुछ हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस तरीके का एटीट्यूड हमने पिछले 3-4 साल देखा, जहां पर एक पुलिस वाला हमारा हेड था, तो वही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार इस कमेटी में भी वही होगा, इस एडमिनिस्ट्रेशन में भी वही होगा। मगर हम उम्मीद ये करते हैं कि बीसीसीआई के पास बेटर सेंस प्रिवेल करेगा, वो इस डिसीजन पे गौर करेंगे और कोई कश्मीर का मेंबर भी इंक्लूड करेंगे। साथ में एक हमको लेफ्ट राइट मार्च पास करवाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए, हमें एक वो एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो क्रिकेटिंग डिसीजंस फास्ट ले, अच्छे तरीके से ले, न कि वो हमको सलूट करवाता रहे सारे टाइम। चलिए, ये क्रिकेट का मामला, लेकिन इसी मामले पर मेरे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल क्रिकेट पर खूब नज़र रखते हैं, सब कुछ जानते हैं। वो हमें बताएंगे कि असल मामला क्या है, इसमें कहाँ पे सियासत है, कहाँ पे खेल है और कहाँ पे खेला है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए अब 3 मेंबरान बिलाखिर फाइनलाइज हो चुके हैं और नामों पे गौर खोज करने के बाद बीसीसीआई ने जिन 3 नामों पर मोहर सबत कर दी, उनमें भारतीय जनता पार्टी के 2 अहम तर्जुमान शामिल हैं।
सुनील सेठी के साथ साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और साबिक कप्तान मिथुन मनहास जो हैं अब बीसीसीआई की तरफ से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेटिव और सिलेक्शन और बाकी मामलात में बाज़ाब्ता तौर पर राजीव शुक्ला के साथ काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में मिला जुला रद्दमल पाया गया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में साबिक जो रांची प्लेयर्स रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीर प्रोविंस को अब की बार नुमाइंदगी नहीं दी। थोड़ा सा आपको माजी में लिए चलता हूं कि बीसीसीआई को यह कमेटी इंटर्म कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जम्मू कश्मीर में बीसीसीआई की तरफ से जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात हुआ करते थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से लेकर इमरान रजा अंसारी, दो सदूर हमारे पास आए। हालांकि ज़्यादा वक्त जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहसीत चीफ मिनिस्टर और JKCA के प्रेसिडेंट के तौर पर भी गुजारा, जिसमें जगमोहन दालमिया का जब जिक्र हुआ करता था। और उसके बाद कई एक लीडरान अहम तरीन आए जिन्हें BCCI प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन वो पॉलिटिकली बड़े लोडेड थे। जस्टिस लोधा कमीशन ने उस वक्त एक रिकमेंडेशन दे दी जिसमें कहा गया कि क्रिकेट को क्रिकेटर के हवाले किया जाएगा। उसके बाद इसके असरात हमने सौरव गांगुली, साबिक जम्मू कश्मीर में जिन्हें हम भारत के कप्तान के तौर पर जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने जब जिम्मेदारी संभाली जम्मू कश्मीर में, उस वक्त हालात जो थे JKCA के इंतखाबात नहीं हो पाए थे। लेकिन उसके बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में जस्टिस लोधा कमीशन के ही ऐन मुताबिक उस वक्त कोर्ट ने राहत दे दी और सईद आशिक बुखारी, सईद IPS ऑफिसर को, साबिक IPS ऑफिसर को उस वक्त जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुंतखब किया गया। जिसके बाद परवेज रसूल, मिथुन मनहास और कई अहम जो क्रिकेटर थे वो साथ साथ चले और क्रिकेट को चलाने की कोशिश की। लेकिन IPS ऑफिसर के लिए मैंडेट ये था कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात कराएं ताकि JKCA के इंतखाबात वक्त पे किए जा सकें। ऐसा नहीं हो पाया। आशिक बुखारी और उनकी टीम ने वक्त गुजारा और टीम ने दौरा भी किया, परफॉर्मेंस दिखाई। इरफान पठान भी कोच आए, बड़े अहम खिलाड़ी कोच आए, वक्त गुजरता गया और उसके बाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन ने उस कमेटी को भी बरतरफ किया जो साबिक IPS की क़यादत में चल रही थी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर उम्मीदें थी कि शायद सुनील जोशी, उसके बाद इरफान पठान, सबा करीम पर नजरें थी, शायद जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए वो लोग काम करेंगे BCCI के थ्रू। ऐसा हुआ नहीं। राजीव शुक्ला के बाद दूसरे साथी उनके साथ में हैं और उन्होंने जो 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी उसमें साबिक ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान आला, और सुनील सेठी जो कि मारूफ कानूनदान भी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तर्जुमानी भी करते हैं, और मिथुन मनहास को इस कमेटी का रुकन बनाया गया। ये तीनों टनल के उस तरफ हैं। और क्रिकेट के जब हमने सितारों की बात की तो परवेज रसूल, समीउल्लाह बेग और बड़े बड़े अहम सितारे थे जिन्होंने क्रिकेट की नुमाइंदगी न सिर्फ जोन लेवल पर की बल्कि रणजी ट्रॉफी लेवल तक भी की। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब इस तरह की कमेटी बनाई जानी थी तो 50 से 60 से 70 मैचों का तजुर्बा मेंबर के पास होना चाहिए था। लोधा कमीशन की जो सिफारिशात थी कि इसको नॉन पॉलिटिकल फोरम में लाया जाए। जम्मू कश्मीर में क्रिकेटर और जो क्रिकेट को जानते हैं उनकी नाराज़गी यही है कि अब की बार कश्मीर को तो नुमाइंदगी मिली नहीं, जम्मू को नुमाइंदगी मिली, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी के 2 लीडरान को, 2 तर्जुमानों को क्रिकेट की तर्जुमानी वो कैसे कर पाएंगे? क्या क्रिकेट को इंसाफ मिलेगा? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन इस वक्त स्कैम से गुजर रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे केस लगातार जारी है। हो सकता है कि उस इशू को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जिम्मेदारी जो है अपने लीडरान को दे दी, लेकिन क्रिकेट को क्रिकेट को हवाले किया जाएगा ऐसा लोधा कमीशन की सिफारिशात में नजर नहीं आया। आबिद कादरी के साथ सईद तजम्मुल, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, ये खेला है, खेल है, क्या है बता रहे हैं सईद तजम्मुल। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, कोविड के हवाले से कुछ राहत अब बराबर महसूस की जा रही है और कोविड के हवाले से लगातार हम आपको खुशखबरी देते जा रहे हैं कि कोविड के केसेस में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 62,224 केसेस मुल्क भर में देखने को मिले हैं। याद दिलाना चाहेंगे, हम दिलाते रहेंगे हैं आपको कि कोविड के ये केसेस की तादाद कभी 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख हुआ करती थी और पिछले 24 घंटों में मरने वालों की तादाद कोविड से 2,542 हुई है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक जो कोविड के पॉजिटिव केसेस के बाद मरने वालों की, कोविड से मरने वालों की तादाद है। और ये आपको ये भी याद दिलाते चले कि ये इसकी 3 गुना ज़्यादा तादाद पॉजिटिव मरने वालों की होती थी लगभग 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन पहले। लेकिन अब राहत की सांस ली जा रही है और इस राहत में क्रेडिट आवाम को जाना चाहिए। क्रेडिट आवाम हासिल कर रही है। इंतज़ामिया ने भी अपना भरपूर रोल अदा किया है और इंतज़ामिया के भरपूर रोल करने के साथ साथ अभी उम्मीद है कि हम इस पे कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अभी वक्त है, अभी गया नहीं है, कोविड गया नहीं है। और इसी कोविड के हवाले से इंतज़ामिया जम्मू से लेकर श्रीनगर और खन्नाबल से लेकर खादिनियार तक हर जगह मुतहरिक है। राजौरी में भी इंतज़ामिया इस सारे मामलात को सीरियसली ले रहा है। राजौरी में पिछले 24 घंटों के दौरान
एक कम 50 केसेस पॉजिटिव आए हैं। 3 लोगों की मौत भी कोविड से हुई है और अभी राजौरी में ये मामला जो है थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इंतजामिया इस पर मुतहरिक है और इंतजामिया गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए इकदाम उठाए हुए है। मेरा सभी लोगों से यही कहना है, चाहे नंबर ऑफ केसेस थ्रू आउट इंडिया कम हो रहे हैं, इवन हमारी यूपी में भी कम हो रहे हैं, राजौरी में भी खुदा के फजल से आगे कम ही होंगे, बट जैसा कि हम सबको पता है तीसरी वेव अभी आनी है और उसके लिए हमें तैयार होना है। हमें एक अपने सिस्टम में ये चीज़ लानी है कि हमें मास्क पहनना है, टाइम टू टाइम सैनिटाइजर यूज़ करना है और लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखें, जितना हो सके अपने आप को बचाएं। ये अभी चीज़ चलने वाली है, चाहे कम भी हो जाए, बट हमें ढील नहीं बरतनी है। चलिए, ये कोविड के हवाले से अच्छी खबर। और कोविड के दौरान आम लोगों को बहुत परेशानी हुई, बहुत मामला झेलने पड़े, कारोबार नहीं चल सका, कुछ नहीं हो सका, लेकिन कुछ रिकॉर्ड इस कोविड के दौरान भी बने हैं। हम बाकी रिकॉर्ड ना ही बना सके हूँ, लेकिन कोविड में त्राल ने एक और रिकॉर्ड हासिल किया है और त्राल के लगभग 130 साल शख्स अब्दुल सत्तार का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। यह अलग बात है कि उन्होंने कोविड के खिलाफ कोई वैक्सीन इजाद नहीं किया है, कोई टिक्की नहीं निकाली है, ताहम उन्होंने वैक्सीन के हवाले से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की शुरुआत की है। अब्दुल सत्तार 130 साल उम्र मुकामी तौर पर उसकी बताई जाती है। अब्दुल सत्तार खुद बताते हैं कि लगभग वो 150 साल के। इंतज़ामिया भी बताती है कि लगभग उनकी उम्र 125-130 साल की है और यही दुनिया के शायद वाहिद ऐसे शख्स होंगे, उम्र रसीदा शख्स होंगे, जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लिया है। और साफ जाहिर है, ये ज़िंदगी जीने की चाह किसको नहीं होती है और ज़िंदगी जीने के लिए आदमी तगदो करता रहता है। और अब्दुल सत्तार भी खुशाइंद सेहत सलामत वैक्सीन लगा चुका है और बाकी दुनिया को भी बता रहा है कि ज़िंदगी हारने का नाम नहीं है, ज़िंदगी में जद्दोजहद है, लड़ाई है, लड़ना है, मुकाबला है। नाव सत्तार मुआलिस नाव खजरदार हजरत बहुत तजारत करन बादम हेवन डोन हेवन जून हेवन लकचारस तो खुदायन कर यारी योदानियत यह अमा मोज ओसना खोश रोज तमस प्रसाद तमानन माने खुदाया अमे जित जिंदगानी अमे जित वन वन मरा अखत 53 वुन डॉक्टरन वो शहर तमें दित मे पोस तम रच दोपन चे रट या पोस बजम योर मे दोपस क्या दोपन चे वोस वनस 115 तम सात कूत दोपन 115 वोर वनकन बीचुक सोद खुदायन थो सोद वरी वोतुम मज अमा मुजार कोरुस बह यमो शनि बत गोम अदल बदल तो बस करनम दोल। चलिए, जिंदगी जद्दोजहद है। पुलवामा के त्राल के इलाके से खबर, और यह खबर उन लोगों के लिए भी है जो वैक्सीन के हवाले से शक शुबात में मुब्तला दिखाई देते हैं। लेकिन आपको नाजरीन बताएं, जब बात पुलवामा की तो पुलवामा के लोग अपनी मदद आप करो में भी कई बार आगे रहे हैं। हमने भी बताया था, सरकार तक बात पहुंचाई थी कि पुलवामा में आबपाशी के लिए कैनाल्स और बाकी सफाई सुथराई के मामले में इंतज़ामिया मुतहरिक नहीं है। ख़ास तौर पे रूरल अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है और वहाँ से, और उसके साथ साथ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का महकमा, सैराबी पानी की किल्लत है। और इसी किल्लत का पहले उन्होंने मीडिया के सामने रोना रोया, जब अमल दरामद नहीं हुआ तो उसके बाद बात निकलते निकलते खुद अपने हाथ में ली और इलाके के नदी नालों की सफाई सुथराई का काम पुलवामा के लोगों ने खुद लिया, अपने ज़िम्मा लिया। कहीं हल शरीक की तो कहीं एक से लेके दूसरे तक हाथ बटाते हुए इन नदी नालों को सफाई सुथराई का काम शुरू किया। चलिए, पुलवामा के इलाके की खबर, लेकिन आपको नाजरीन एक और पहलू से भी रोशनास कराते हैं। वो बात आपके पते की है, क्योंकि उसके साथ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। वो कीमतों की बात है, महंगाई की मार है। और महंगाई की मार कहते हैं कि बराह रास्त तेल से जुड़ी है। और तेल देखो, तेल की दार देखो या तेल की मार देखो, ये मामला आए रोज़
सुनने को मिलता है, क्योंकि रोज़ तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पेट्रोल 25 पैसे और महंगा हुआ है, डीजल भी 13 पैसे का चूना लगाने जा रहा है। और साफ जाहिर है मुल्क में 100 का आंकड़ा पहले ही पार हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भी अब पेट्रोल 100 रुपये हो चुका है, यानी एक करारा नोट और 1 लीटर पेट्रोल, और उसके बाद आप सिर्फ 12 से 14 किलोमीटर चल पाएंगे। महंगाई होगी, मार पड़ेगी महंगाई की। और सिचुएशन क्या है, सईद अमजद खान मामले की तहकीकात के मामले पर नजर रखे हुए थे, देख रहे थे शहर में लोग क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप पे कितना रश है। साफ जाहिर है महंगा पेट्रोल है तो रश होगा नहीं, और उन्होंने तजिया किया, हालात पूछे, मामला देखे। डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम पूरे देश के लोगों की सिरदर्दी बन चुकी है। कश्मीर में भी हालात कुछ अलग नहीं है। 99 रुपये 80 पैसा चल रहा है अभी पेट्रोल, और कुछ जगह ऐसी है जहां पर 100 रुपये पार हो चुका है। मीटर हम आपको दिखाएंगे जहां एक आम आदमी पहले हम कहें तो 1500 रुपये में अच्छा खासा पेट्रोल डीजल उठाया करता था, लेकिन अब इतनी महंगाई है कि उनका हम कहें तो आम तौर की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो चुकी है। एक ड्राइवर है यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम बताएं। आप पेट्रोल डीजल डालते हैं गाड़ी में, कितने साल से आप गाड़ी चला रहे हैं, पहले तो ये बताएं आप। कम से कम 30 साल में। 30 साल में इतनी महंगाई आपने देखी? नहीं डीजल की? नहीं, इतनी महंगी नहीं है, ज़्यादा हो गया। 70 पैसे लीटर, देखिए कितना हो गया। तो आपका रोजमर्रा का कैसे चल रहा है इसमें? आपने क्योंकि 5 बंदे गाड़ी में बिठाने हैं, 5 आप 5 बंदे भी बिठा रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल को भी महंगा करते हैं, महंगा करते, बहुत महंगा करते। कैसे चल रहा है आपका काम नहीं, गाड़ी बंद किया, चालान किया, 200-3 हज़ार रुपया करते हैं चालान, गाड़ी बंद करते हैं, तंग किया। सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार ने क्या किया, बहुत तंग किया। तो ये जी हालात है लोगों के जो गाड़ियां चला रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि ड्राइवर्स को छोड़ करके अन्य लोग जो हैं, जो गाड़ियों में घूमते हैं, कस्टमर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उन पर भी खासा असर पड़ रहा है लगातार डीजल पेट्रोल की बढ़ती प्राइसेस से। श्रीनगर के एक पेट्रोल पंप पर हम लोग मौजूद हैं। आपको थोड़ा सा हम घुमा के दिखाएंगे कि अगर आप प्रीमियम पेट्रोल डालते हैं, आज का यूनिट प्राइस 102 रुपये है। प्रीमियम पेट्रोल प्राइस की रेट है ये। अगर आप नॉर्मल डालते हैं 99.81 यानी 19 पैसा अभी 100 रुपये पार होने में श्रीनगर के अंदर बाकी है। पर अगर आप बाहरी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, बारामूला की बात करें, वहाँ पर 100 रुपये पार हो चुका है। बीते दिनों में बांडीपुरा में भी लगभग 100 रुपये पार हो चुका था, 7 पैसे का फ़र्क रह गया। और अन्य जगहें जो हमारे कश्मीर की हैं, जो फार फ्लंग एरियाज है, वहाँ पर पहले से ही पेट्रोल जब यहाँ 90 रुपये था तब ही 100 रुपये पार हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसी ही लगातार बढ़ती हुई प्राइसेस कोरोना महाकाल के अंदर लोगों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बनकर सामने आ रहा है। अब सरकार से ये कहा जा रहा है कि आप अन्य चीज़ों को छोड़ें, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस को सस्ता करें, ताकि लोगों की जो रोज़मर्रे की चीज़ें हैं उन पर इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि हर चीज़ में पेट्रोल और डीजल लगता है। उसके प्राइस कीमतें बढ़ने से हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। आप छोटे नमक के पैकेट से लेकर बड़े चावल की बोहरी तक उस प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। चलिए, पेट्रोल महंगा, डीजल भी महंगा, सस्ता कुछ हो नहीं रहा है। और आपको बताते चलें, जून के महीने में 4 मई से शुरू महंगाई का सिलसिला जो हुआ था, उसमें जून के महीने में अब तक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 43 पैसे 2.43 पैसे का रुपए का इजाफा हुआ है। डीजल भी 2.25 रुपये 2 रुपये 26 पैसे की कीमत, डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। और कुल मिला के मुल्क के कुछ हिस्सों में 102 रुपये 82 पैसे के हिसाब से पेट्रोल मिलता है। डीजल भी पीछे पीछे है, कोई पीछे बहुत पीछे नहीं है। 94 रुपये 84 पैसे यानी 95 रुपये के आसपास डीजल की भी मुल्क के कई पेट्रोल पंपों पर कीमत है। और साफ जाहिर है इसका असर महंगाई पर भी पड़ेगा। और महंगाई की मार कोविड के दौरान भी पड़ी है। बहुत महंगाई हुई, काम भी नहीं हुआ, इनकम भी नहीं थी। और महंगाई की इस मार में वज़ीर-ए-आज़म ने बताया था कि राशन मिलेगा, लेकिन कुपवाड़ा में बहुत से लोगों को आधार कार्ड नहीं है। और आधार कार्ड न होने की वजह से लोगों को सरकारी राशन कार्ड से आधार कार्ड राशन हासिल करना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। और इस चीज़ को लेकर ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा भी मुतहरिक हुई है। अब घर घर जाकर लोगों को राशन का आधार कार्ड के हवाले से जानकारी भी फराहम की जाती है, कुछ को बना के भी दिया जाता है। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन का भी कहना है कि प्रोग्राम उन्होंने उठाया है, हाथ में लिया है। 31 मई 30 जून तक ये मामला जारी रहेगा। और लोगों से उन्हें अपील किया है कि 30 जून तक अपना आधार कार्ड बनाएं, महकमे अमूर सार्फिन के साथ ताउन करें।
और चलिए नाजरीन, हम हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर की भी बात कर ही देते हैं। हम लगातार इस पे ध्यान दिए हुए हैं, फोकस दिए हुए हैं। जहां काम नहीं हो रहा है हम उसकी निशानदेही करते हैं। कल हमने आपको एक हेल्थ सेंटर की निशानदेही की थी, आज हम आपको बोटिंगू सोपोर के NTPHC या यूं कहें न्यू टाइप हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की निशानदेही करते हुए अरबाब इकदार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि NTPHC का काम शुरू किया गया, फंड्स नहीं है, ये बड़ा मामला है। और फंड्स न होने की वजह से ये NTPHC लगभग 10 सालों से ज़ेर तामीर है। मुकामी लोग कहते हैं कि अगर ये NTPHC तामीर हो जाती या इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता तो यहाँ न सिर्फ रोज़गार मिलता, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ के लोगों को नजात मिलती अस्पतालों की लंबी लाइन की। और अस्पतालों की लंबी लाइन कोविड के दौरान मुसीबत का एक बड़ा जरिया भी बनी थी। और बोटिंगू सोपोर के लोग भी कहते हैं कि माजी में भी सरकारों ने उनके साथ सौतेली माँ का सलूक किया है, आज भी ऐसा हो रहा है। तब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी, तब बताया जाता था कि शायद वोट का जिद निकाला जा रहा है, लेकिन आज तो वो गवर्नमेंट्स नहीं है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं है। तो आज किसकी जिद, किसका मामला, ये बोटिंगू सोपोर के लोग बता रहे हैं। और हमारे नुमाइंदे से सोपोर में उन्हें बात करते हुए बताया कि अरबाब इकदार तक उनकी ये दाद फरियाद पहुंचाई जाए, बताया जाए कि सोपोर भी दुनिया के खूबसूरत तरीन कस्बों में एक कस्बा है, लेकिन इसकी खूबसूरती पर कुछ दब्बे हैं, उन्हें मिटाने की ज़रूरत है। जहाँ तक ताल्लुक है इस बड़े वास्ट एरिया में एस्टिंगो से सोपोर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है सिवाय बोटिंगो के। लेकिन ये जो हमारी बिल्डिंग है ये इस वक्त यहाँ ये मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, ये जो अनअटेंडेड आज तक रही है। ये ड्रग एडिक्शन के लिए मरकज़ बन गया है, ये अल्कोहल के लिए मरकज़ बन गया है, और जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ हो रही है, जिसके लिए मुझे बहुत सदमा होता है। यहाँ के आवाम को बहुत ही दुख पहुँचता है जब वो इसका नुकसान अपनी आँखों से होते हुए देख रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस हॉस्पिटल को चालू किया जाए ताकि ये मज़ीद नुकसान से बच जाए। और चलिए ये एक पहलू, लेकिन हमारी डॉक्टर साहिबान, हमारी NGOs, हमारे लोग किसी से कम नहीं है। और NGOs का सिलसिला कश्मीर केयर ने भी जारी रखे हुए है। और आज कुलगाम में कश्मीर केयर ने मुकामी डॉक्टरों, तिबी अमले और यूं कहें फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए एक पॉजिटिव पैगाम भेजते हुए उन्हें किट्स भी तकसीम की, अद्वियात भी वहाँ पे बांटी और मुकामी लोगों से लेकर फ्रंट लाइन वर्कर्स तक जितनी भी सहूलियात मुहैया करा सकते थे कराई। और ये भी यकीन दिलाया कि आगे भी ये काम जारी रखा जाएगा। बताते चले आपको कि हमारी NGOs, हमारी रज़ाकार तंजीमें इस कोविड के दौरान अपने हुनर, अपने जौहर दिखा चुकी हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। हम किसी से कम नहीं, हम मुकाबला दुनिया में किसी भी जगह किसी भी के साथ कर सकते हैं, ये अक्सर कश्मीरी ने दिखाया है। और आपको नाज़रीन बताएं, जहां एक पहलू हमने देखा रज़ाकारी का, वहीं दूसरा पहलू भी हम आपको दिखाते हैं। हम आपको जनूबी कश्मीर के शोपियां की साइमा का हाल अहवाल भी बताते चले। ये नौजवान लड़की 20 से 22 साल की उम्र, और ये 20 से 22 साल की साइमा रियाज वो लड़की है जो किताबें लिख चुकी है। अपने आसपास के माहौल को समझ के उस माहौल में उतरते हुए इसने वो किताबें लिखी हैं जो हमारे समाज के लिए कहीं न कहीं एक पैगाम भी हैं। और साइमा रियाज का ये भी कहना है कि उसने किताबें लिखने का हुनर नहीं बल्कि किताबें लिखने का सिलसिला बहुत पहले शुरू किया, और उसमें ये लगन, ये हिम्मत, ये सब कुछ ऊपर वाले की देन है। और साइमा रियाज ये भी बता रही है कि एक किताब पहले ही लिख चुकी है, दूसरी अशात में है और तीसरी भी लिखने वाली है। लालदद तीसरा उसका पैगाम होगा, लालदद पर वो लालदद के नाम से किताब भी लिखेगी। और आपको ये भी बताते चलें कि पहली किताब में उसने तुलबा को स्ट्रीम सब्जेक्ट्स वगैरह के हवाले से उनके ख्यालात या उनकी दिमागी सलाहियत को परखने की कोशिश की है, और दूसरी किताब में वो अपने आसपास के माहौल पे नज़र रखे हुए है। और साइमा रियाज लालदद की ज़िंदगी पर जब अपनी किताब लिखने वाली है जो बहुत जल्द शाया भी होगी, लालदद की तारीख़ पर भी वो नज़र रखी, यानी माहौल से लेकर तारीख़ पर नज़र रखने वाली साइमा हमारे मुआशरे का एक अनमोल नगीना भी है।
लगभग 20 साल की साइमा रियाज पुलवामा के डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन हासिल कर रही है, शोपियां के रहने वाली। और साइमा के मुताबिक उसे ये तरगीब बचपन में ही मिली और शुरुआत उसने स्कूल के इंटर स्कूल मुकाबलों में या मुकालों में शिरकत करने से हासिल की है। एक पहलू ये भी है तस्वीर का, कश्मीर का। लेकिन फ़िलहाल मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।